सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि साइंस सब्जेक्ट के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग के राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है साइंस के। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़ाने जा रहा है ताकि आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस दोनों ही तैयार हो जाए। ऑलरेडी आपको पता है कि पूरा आपका साइंस सब्जेक्ट पढ़ा के मैंने खत्म कर दिया है लिखवा करके। इसके अलावा आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है हैंड रिटेन नोट्स में। सेकेंड पेपर आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से आपके सभी विषय लगभग खत्म हो गए। दोस्तों, आपको पता है जिन भी प्रशिक्षुओं ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं उन्हें पता है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ सभी सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने हैं साइंस सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है राजन सीरीज। इसके बाद ये जब यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे अति लघु उत्तरीय राजन सीरीज के, फिर हम पवन सीरीज के भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और सभी विषयों के इसी तरीके से हम राजन सीरीज और पवन सीरीज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? दोस्तों, लैंथेनाइड्स इनको बोलते हैं या दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। तो ये रखे गए हैं तृतीय समूह में। आप देख सकते हैं आवर्त सारणी के तृतीय समूह में रखे गए हैं। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि लैंथेनाइड्स 122 की परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 के बीच है। तो परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक के जो भी तत्व हैं ये सब क्या हैं? दुर्लभ मृदा तत्व हैं और इन्हें आवर्त सारणी में तृतीय समूह में रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एड्स के विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4+ कोशिकाओं की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सर्वाहारी यानी कि सभी को जो अपना आहार बना लेते हैं, जिनसे कुछ भी नहीं बचता। वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, वो फल सब्जियां भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। वे जीव जो पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं, मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी के अंतर्गत कौन आता है? मनुष्य आता है, जो कि साग सब्जियों को भी खाता है और मांस इनको भी भोजन के रूप में क्या करता है? सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की भूमिका है। रक्त के जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? लिखिए। तो फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के के जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजेन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। यानी कि जो फाइब्रिनोजेन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है और इसी की वजह से जब कहीं पर चोट लगती है तो यह रक्त का थक्का वहां पर बना लेता है और अधिक खून नहीं निकलने देता है शरीर से। और अगर इसकी कमी हो तो क्या होगा? जहां पर चोट लगेगी वहां से खून बहता रहेगा। तो इस तरीके से यह क्या है? एक प्रोटीन है और रक्त के थक्के के जमने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता होती है? लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या हैं? नाम लिखिए। दोस्तों, अयस्क का सांद्रण हम क्यों करते हैं? तो जो खानों से प्राप्त खनिज होते हैं उसमें मिट्टी, पत्थर, बालू या सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए ही हम क्या करते हैं? सांद्रण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और खनिजों को इनसे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी, पत्थर, बालू, इन सब अशुद्धियों को निकालना ही खनिज से क्या होता है? सांद्रण की विधि होती है।
तो देखिए सांद्रण की प्रमुख विधियों में आप लोगों ने पढ़ा है द्रव चालित धुलाई, झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि। फेन को ही क्या कहते हैं हिंदी में, झाग कहते हैं। घनत्वीय विधि या गुरुत्वीय विधि। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय विधि, इन सभी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है। फेन प्लवन विधि, गुरुत्वीय विधि, इसके अलावा चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये सब आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको मैंने चित्र बना करके आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिए अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है साइंस सब्जेक्ट में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रा को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश Q क्या है, आवेश है। आवेश के प्रवाह की दर समय के सापेक्षी, तो किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर ही क्या होती है, विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश के बहने की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। और Q क्या है, आवेश है, T सेकेंड है, तो I बराबर Q अपॉन T। I एम्पियर में इसका मात्रक क्या है, SI मात्रक क्या है विद्युत धारा का, एम्पियर है। और Q आवेश का मात्रक कूलाम है और T का मात्रक यानी कि समय का मात्रक सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है ये। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है आप लोग को मैंने बताया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बार बार पूछा गया है एग्जाम में, आप देख सकते हैं 2020 में भी पूछा गया है। और एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद करके। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक से किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसको चोट लग गया, खून बह रहा है या उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है। तो देखिए किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहलाता है। यानी कि उस व्यक्ति को जो पहला उपचार मिलता है उसके बाद तुरंत तो डॉक्टर नर्सेज आ नहीं जाएंगे, जो आसपास के लोग होंगे उन्हें उसके बारे में कुछ भी जानकारी होगी, चोट लगी, खून बह रहा है, कैसे पट्टियां लगानी, कैसे साफ सुथरा रखना है उस जगह को। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति की हड्डी में कहीं कोई चोट आई है तो उसको किस तरीके से उठाना है कि उसकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अयस्क से आप क्या समझते हैं। 2020 में ये भी पूछा गया है। तो वे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके वे अयस्क कहलाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, अयस्क खनिज पदार्थ ही होते हैं। इनसे धातुओं को सरलता से क्या करते हैं, हम धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं इनकी सहायता से। तो यही क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। मैंने आपको बताया है कि जब रुधिर कणिकाएं पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं तथा नाम और उनके कार्य यहाँ पर देखिए, तथा किसी एक का नाम और उनके कार्य लिखिए। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत ब्लड सेल यानी कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसके बाद है रुधिर प्लेटलेट्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपको पता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इनका काम क्या होता है, किसी एक का काम आपको बताना है। तो व्हाइट ब्लड सेल का ये बता दें कि ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। इसके अलावा जो प्लेटलेट होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से सभी का अपना महत्व है। और जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन, इनके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। समजात अंग, समरूप अंग बहुत ही आसान है। देखिए वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। जो समजात अंग होते हैं ये रचना में देखने में समान होते हैं, संरचना में तो समान होते हैं लेकिन कार्य में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना देखने में समान होती है लेकिन इनके काम क्या होता है, चमगादड़ का पंख उसको उड़ने के काम आता है, घोड़े की टांग चलने के काम में आती है, बिल्ली का पंजा चलने के काम में आता है। तो इस तरीके से भ्रूणकीय विकास भी समान होता है परंतु सभी का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे समजात अंग का कि चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि देखने में तो समान है लेकिन काम क्या है, किसी का काम क्या उड़ना, किसी का काम चलना।
तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रहेगा, अगर I बराबर Q अपॉन T, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो I बराबर Q अपॉन T, यहाँ पर I की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर के लिए प्रवाहित की जाती है, और यहाँ पर समय दिया है 1 घंटा, T बराबर 1 घंटा। 1 घंटा दिया हुआ है, तो आप देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 1 आवर में कितना मिनट होता है। इसको हमें घंटे को सेकंड में चेंज करना है पहले, क्योंकि यहाँ पर I बराबर Q अपॉन T, आवेश कूलाम पर सेकंड होता है ना, कूलाम पर सेकंड। तो यहाँ पर Q कूलाम में और T सेकंड में, तो T को हमें सेकंड में बदलना है। T घंटे में दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में क्या, हर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो फिर 60 से गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो अब हमने 3600 सेकेंड यहाँ पर निकाल लिया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, I बराबर Q अपॉन T दिया है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q बराबर I इंटू T हो गया, यही तो हुआ। अब इस तरीके से हम लिख लेते हैं Q बराबर I इंटू T। अब देखिए I की जगह पर 5 एम्पियर पता है और T की जगह पर 3600। बस इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या किया, इसका 5 से इसमें गुणा किया, तो इस तरीके से ये आ गया आपका 18,000 कूलाम। तो आवेश आ गया 18,000 कूलाम। आप देखिए कूलाम को हम C से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से यही पूछा है कि आवेश की मात्रा कितनी हो गई, 18,000 कूलाम। तो आप चाहे इस तरीके से लगाइए जिस तरीके से यहाँ पर दिया है, चाहे जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से एक ही चीज है। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये सब किया है आपको। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 18,000 कूलाम। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। तो सर्वदाता O है, सर्वग्राही AB है। सर्वदाता का मतलब जो रक्त वर्ग O समूह का व्यक्ति होगा वो सभी को अपना रक्त दान कर सकता है, इसीलिए उसको सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही का मतलब रुधिर वर्ग AB, रुधिर वर्ग AB सभी से रक्त ले सकता है, कोई किसी भी ब्लड ग्रुप का हो वो सभी का रक्त, सभी का ब्लड ले सकता है, उसको सभी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है। तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, या ब्लड ग्रुप, वर्ग को ही क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं ना। तो रुधिर वर्ग या रुधिर या ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, A, B और AB और O। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिग आयरन किसे कहते हैं। पिग आयरन को हम क्या कहते हैं, देखिए वात्या भट्टी से प्राप्त होने वाले लोहे को ही हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो आप लोगों ने हीटर जलते हुए देखा होगा, हीटर में क्या होता है, ऊष्मा ही तो आती है जब हम लाइट, उसमें से लाइट जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए उसके आसपास का वातावरण, उसका योग्य होना, और जब वह सबसे योग्य होगा तभी वह अपने जीवन को बचा पाएगा और तभी वह जीवित रह पाएगा, यानी कि जीवित करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसे ही हम प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहते हैं। और ये किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 18 है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। तो थैलेसीमिया रोग में सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना, इसी तरीके के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, खाद्य श्रृंखला क्या है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला जितना देखने में टफ है उतना ही इसका आंसर बहुत आसान है। सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। कुछ जीव जंतु क्या खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं या हरे घास फूस खाते हैं, और उन्हीं जीव जंतुओं को दूसरे जीव जंतु खा जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। तो इस तरीके से एक कड़ी बन जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं।
इसमें जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। प्रतिजन इसमें ए और बी दोनों, और प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो अभी आपने देखा आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। 2018 में भी पूछा गया है, और देखिए 2019 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया। तो ये जो विद्युत धारा की परिभाषा है इसको आप एकदम याद कर लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। विद्युत धारा I बराबर Q/T। क्यू क्या है, आवेश है। आवेश के प्रवाह की दर ही, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, CaCO3। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए, फिर पूछा है खनिज, आपने देख लिया कि धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, जैसे कि NaCl यानी कि नमक। ठीक है, इसके बाद देखिए अयस्क क्या होता है। तो अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम, इसके अलावा गैलेना, हेमेटाइट, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव होगा। आपको अच्छे से पता है कि हम सभी लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी हमें तो फिर हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि हम सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से मानव जीवन और जंतु जगत बिल्कुल समाप्त हो जाएगा अगर पृथ्वी से पेड़ पौधे खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए। आप देखिए यही सारे क्वेश्चन घूम घूम कर बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोग जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उनको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो सर्वदाता O और सर्वग्राही AB। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करिए। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है, किसी परमाणु का यह रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम आसानी से समझते हैं, किसी भी तत्व का वह गुण, किसी भी तत्व के परमाणुओं का वह गुण जिससे वह सरलता से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसे ही उस तत्व या उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यानी कि यह विषाणु से होता है हेपेटाइटिस बी। और इसके बारे में, हेपेटाइटिस बी और एड्स के बारे में ही विस्तार से आपको पढ़ना ही है आपके सिलेबस में, और इसको मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। दोस्तों टोटल केवल 7 चैप्टर हैं आपके साइंस में 4th सेमेस्टर में, और बहुत आसानी से आप चाहें तो जल्द से जल्द इनको पढ़ के खत्म कर सकते हैं। टोटल 19 क्लास में मैंने पूरा पढ़ा दिया है आप लोगों को। आप लोग बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को भी बेहतर बना सकते हैं, और साइंस सब्जेक्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आपने सारे नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, सारे के सारे वीडियोस देखे हैं, और सभी विषय को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो किसी विषय में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं।
यानी कि खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है, जिसमें एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक ही प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो यह एक जाल बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, तो आप समझ सकते हैं कि यही सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत के सुचालक, दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों को लिखिए। तो सुचालक कौन कौन है? विद्युत के सुचालकों में आप लिख सकते हैं चांदी, इसके अलावा आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, सोना, ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद दो कुचालक रबड़, प्लास्टिक, इसके अलावा लकड़ी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातु के गलवनीकरण की प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गलवनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गलवनीकरण किया जाता है। यानी कि उस पर हम क्या करते हैं? जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं और इस तरीके से हम जस्ते में या उसको डुबो देते हैं उसको, और इस तरीके से क्या होता है, जो लोहे की चादर होती है उसे जब हम इस तरीके से जस्ते में डुबो देते हैं तो उस पर एक परत जम जाती है जस्ते की, और वह फिर उस पर जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से धातुओं का गलवनीकरण, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे धातु जिन पर जंग लगने का खतरा होता है उनको हम लेप के द्वारा, पेंट के द्वारा संरक्षित कर लेते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलवनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और ये समांतर बल रेखाएं हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, हमेशा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर ये चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1 एम्पीयर से आपका क्या तात्पर्य है? तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को ही हम 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी कि I बराबर Q/T, ये तो आपको याद हो ही गया इतना बताते बताते। अब देखिए, अगर T 1 सेकेंड होगा, T की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई, T की जगह पर हमने 1 सेकेंड रख दिया तो क्या हो गया? Q/1, यानी कि I बराबर हो गया Q के। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही क्या होती है? 1 एम्पीयर होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु वही होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, यानी कि साग सब्जियां भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं और इसके अंतर्गत मनुष्य आता है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को हम दूर करते हैं? तो उन्हीं प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। ऑलरेडी आपको याद भी हो चुका होगा, इतनी बार मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर सूर्य है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पारितंत्र का कार्य बताइए। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल होते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड भी होते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स एल्टन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और जीव ऊर्जा का पिरामिड। तो जीवों की संख्या का पिरामिड, जीवों के भार के अनुसार उनका पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, ये तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, यहाँ पर आपने देखा ना कि पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है, इसमें तीसरा देखिए आप दिया है ऊर्जा का पिरामिड, और ये हमेशा सीधा होता है, सीधा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पिरामिड किसे कहते हैं? तो पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन या आलेखी प्रदर्शन करना ही क्या होता है? पिरामिड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो जीवाणु और कवक, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको यह क्या करते हैं? खाद में, उर्वरक में बदल देते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता को ही हम प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो
कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कौन खाता है? उनको मेंढक खा जाता है। तो मेंढक क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता हुआ, क्योंकि कीड़े मकोड़े किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। और पेड़ पौधों, इस तरीके से देखिए, पेड़ पौधों को कौन खा गए? कीड़े। और कीड़ों को कौन खा गया? मेंढक। तो इस तरीके से पेड़ पौधे तो आपको पता उत्पादक होते हैं, कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता हो गए और मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मेंढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो दोस्तों उपभोक्ताओं को मुख्यतः 4 श्रेणी में बांटा गया। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता। चारों के एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है कि उत्पादक क्या होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो कि उत्पादक कहलाते हैं, इनका काम है उत्पादन करना। फिर प्राथमिक उपभोक्ता इन पर निर्भर करते हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, बकरी हुई, गाय हुई। इसके बाद इन पर कौन निर्भर होते हैं? इस तरीके से द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्चतम उपभोक्ता, सभी के बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्यावरण से क्या आशय है? तो पर्यावरण शब्द 2 शब्दों यानी कि परिधन आवरण से बना है, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों तरफ का व्याप्त आवरण। हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। हमारे चारों तरफ का वातावरण ही क्या होता है? पर्यावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पारितंत्र या पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था 1935 में। ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी मैंने इसका आंसर आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? तो पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, जबकि अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ताप, दाब ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैविक घटक किसे कहते हैं? तो देखिए वही क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो जैविक घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी। और क्वेश्चन नंबर 49 है, अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो पारतंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, जैसे कि अजैविक घटक में ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 50 है, पारितंत्र किसे कहते हैं? दोस्तों पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों को के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। जो जैविक घटक है इनको 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक, उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत खाली और खाली पेड़ पौधे आते हैं। दोस्तों मैंने बार बार आपको बताया कि केवल केवल पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं और अपघटनकर्ता के अंतर्गत कवक और जीवाणु आते हैं। और इन सभी को मैंने विस्तार से बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों आप लोग प्लीज नोट्स जरूर पढ़िए, तभी आपको आसानी से सारी चीजें यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक का मतलब ही है पेड़ पौधे, याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल आदि। क्वेश्चन नंबर 53 है, द्वितीयक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे कि भेड़िया, बिल्ली, मेंढक। आपको पता है बिल्ली किसको खाती है? चूहे को खाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। दोस्तों वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, वे तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि शेर हुआ, सांप हुआ। सांप आपको पता है मेंढक को खाता है, मेंढक किसको खाता है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, मेंढक को सांप खाएगा तो सांप क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर का थक्का बनाने को ही हम क्या कहते हैं? रुधिर स्कंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हीमोग्लोबिन क्या है? उदाहरण सहित बताइए या इसका कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन क्या है, इसका कार्य बताइए। तो हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, या हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग या ब्लड का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है।
तो हीमोग्लोबिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है हमारे शरीर के लिए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन यही पहुंचाता है हर एक कोशिका तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाता है। तो धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। तो याद रखिएगा कि धमनी में सदैव शुद्ध रक्त होता है और वह शुद्ध रक्त हार्ट से, यानी कि हमारे हार्ट से निकल करके पूरे शरीर में पहुंचता है। और जो धमनी में रक्त, जो शिरा में रक्त होता है, वो सारे शरीर से आकर के फिर आता है हमारे हार्ट में, और हार्ट में आकर के क्या होता है, फिर वो हमारे हार्ट से शुद्ध होकर के फिर धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो दोस्तों आपको पता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 60 है, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो फाइब्रिनोजेन। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने समझाया कि आपके शरीर में यह पाया जाता है और यह एक प्रोटीन होता है रक्त का थक्का बनाने में। इसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है फाइब्रिनोजेन की। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम सेकेंड पार्ट में खत्म कर लेंगे। और इस तरीके से आपका 2 पार्ट में ही अतिलघुत्री क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट में ही आपके वैकल्पिक क्वेश्चन को पवन सीरीज और राजन सीरीज में मैंने खत्म किया है। तो इस तरीके से आपके अतिलघुत्री भी 2-2 पार्ट में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। इस तरीके से सभी विषयों की आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की भी, पवन सीरीज की भी, आपको सभी विषयों की भी, सभी विषयों के नोट्स की भी, तो आप लोग प्लीज टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट को देकर के आप जान सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, आप लोग टेस्ट दीजिए, और आपको जहां कहीं कोई समस्या आ रही है आप हमें बताइए। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और ऐप पर तो आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। ऐप में आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगा, सभी विषयों के टेस्ट भी मिलेंगे, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ भी मिलेगी। तो आपको कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें आने से पहले ही, ताकि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स भी आकर के अपने कॉलेज के ग्रुप में अगर आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपके जो भी फ्रेंड्स उस टाइम एक्टिव हो गए व्हाट्सएप पर, वो सभी आ जाएंगे और इस वीडियो को देखेंगे, इन सभी वीडियोस को देखेंगे, और आप सभी लोग, ऐसा लगेगा कि आप लोग क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है हमारा, तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करके जाइएगा। दोस्तों आपके सभी विषयों को कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपके एग्जाम से काफी पहले हम हमेशा खत्म कर देते हैं सभी विषयों को, इस बार भी खत्म कर देंगे। आपके समय रहते ही आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। अभी एग्जाम का कुछ पता नहीं है, फिर भी हमने 5 सब्जेक्ट पूरे कर दिए हैं। शांति शिक्षा प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, हिंदी और सामाजिक अध्ययन पढ़ा के उन्होंने खत्म कर दिया है। उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता ही है कि 3 पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों पेपर मैंने पढ़ा लिखा के आपको खत्म किया है। इंग्लिश की क्लास में रेगुलर लेके आ रही हूँ, और मैथ की क्लास भी जल्दी ही आपकी रेगुलर चलने वाली। तो इस तरीके से आपके सारे विषय टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल कंप्लीट कर दे रहा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।